नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके को हम टॉपिक वाइज है वो पूरा करने वाले हैं। तो आज हम आप पहुंचे हैं 4 नंबर टॉपिक पर और राजस्थान की जलवायु नाम है 4 नंबर टॉपिक का। उससे पहले हमने 3 टॉपिक है वो कंप्लीट किए हैं। कौन कौन से? राजस्थान का सामान्य परिचय हमने पहला टॉपिक देखा था। उससे पहले हमने राजस्थान जिलों का एक नॉर्मल जो क्लास है वो ली थी, लेकिन स्टार्ट किया था राजस्थान के सामान्य परिचय से। उसके बाद में राजस्थान का भौतिक विभाजन देखा था। उसके 4 भाग थे, चारों भाग बहुत ही अच्छी तरीके से हमने देखा है। ठीक है, मरुस्थल था, अरावली थी और पूर्वी पठारी प्रदेश था और आड़ोती का पठार था। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो 3 नंबर टॉपिक था वो था प्राचीन नाम, उसी के साथ में भौगोलिक उपनाम था। जहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, लगभग 2-3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में एक टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो वो था प्राचीन नाम और भौगोलिक उपनाम। अब एक ऐसा टॉपिक जिसको बच्चे हैं वो ध्यान नहीं देते, राजस्थान की जलवायु, और यहाँ से प्रत्येक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और आप गलत करके आते हैं, क्योंकि राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम राजस्थान की जो जलवायु है उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन है वो छोड़ने वाले नहीं है। सभी क्वेश्चन करेंगे जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए। उसी के साथ में हम थ्योरी भी देखेंगे राजस्थान की जलवायु की। ठीक है, तो सबसे पहले देखो राजस्थान की जलवायु है वो किस प्रकार की है। राजस्थान की जलवायु है वो किस प्रकार की है, तो इस पर आप ध्यान देना। राजस्थान की जलवायु है वो एक तो दोस्तों यहाँ पर है उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उपोष्ण जलवायु में बोल रहा हूं पहले। ठीक है, जलवायु पहले बोल रहा हूं राजस्थान की। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय नहीं बोल रहा हूं। उस उपोष्ण कटिबंधीय इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उपोष्ण जलवायु का परसेंट है राजस्थान के अंदर 90%, और उसके बाद में है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, इसका परसेंट राजस्थान के अंदर 10% है। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? उपोष्ण जलवायु को हुआ। इसलिए अधिकतम जो जलवायु है वो उपोष्ण है राजस्थान की। इसलिए राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इसको साथ में ऐड कर दो। तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो राजस्थान की है। उसी के बाद में देखो उपोष्ण जलवायु 90% है, ये 10% कहां पर है? तो इस 10% के लिए आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर बांसवाड़ा जो कर्क रेखा के नजदीक क्षेत्र है ना, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कर्क रेखा के नजदीक जो क्षेत्र है वह क्या है? उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, और यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय आपसे पूछे तो ये है 10% राजस्थान के अंदर, और ये जो कर्क रेखा के नजदीक है वह क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे, कर्क रेखा के नजदीक है। उसके बाद में देखो राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मौसम, ऋतु और जलवायु ये तीनों क्या चीज है? मौसम होता है, एक तो मौसम होता है, दूसरा होता है ऋतु होता है, और तीसरा होता है जलवायु। ध्यान से देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, मौसम, ऋतु, जलवायु। एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछे कि जलवायु कब बदलती है, ऋतु कब बदलती है, मौसम कब बदलता है, कितने समय पर बदलता है, तो ये एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट है इसको फैक्ट बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि मौसम क्या है, ऋतु क्या है और जलवायु क्या है। मौसम तो देखो दोस्तों, अभी मौसम है, 1 घंटे बाद में चेंज हो सकता है, आधे घंटे बाद में चेंज हो सकता है, सुबह कैसा था शाम को चेंज हो सकता है, वो मौसम है। ठीक है, मौसम है वो घंटों में बदल सकता है। ठीक है, घंटों में मतलब 1-2 घंटे के अंदर ही चेंज हो सकता है, बदल सकता है। उसके बाद में ऋतु की बात करें तो ऋतु है वो जैसे पतझड़ ऋतु है। ठीक है, पतझड़ ऋतु है तो उसके अंदर पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, तो वो पतझड़ है। उसके बाद में नए पत्ते आते हैं, फिर से पत्ते झड़ेंगे, नए पत्ते आने के बाद में, तो उसको समय लगेगा। कितना समय लगेगा? लगभग 6 महीने के अंदर जो चेंज हो रहा है वह क्या है? ऋतु है। उसके बाद में जलवायु, देखो जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जो जलवायु है वो उपोष्ण जलवायु है। इसको बदलने में कितना समय लगेगा आप अंदाजा लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ 30 वर्ष।
30 वर्ष लगेंगे जलवायु बदलने में, लगभग 30 वर्ष का समय लगेगा जलवायु चेंज होने में। ध्यान रखना उपोष्ण जलवायु है, अगर ये राजस्थान की जलवायु चेंज होती है तो पूरी प्रकृति चेंज हो जाएगी राजस्थान की, और उसमें समय लगेगा लगभग 30 वर्ष। मौसम 1-2 घंटे में, आधे घंटे में, 20 मिनट में भी चेंज हो सकता है। ऋतु 6 महीने में चेंज होती है, ठीक है। उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु है, बसंत ऋतु है, शीत ऋतु है, वो यहाँ पर 6 महीने में लगभग चेंज होती रहती है। जलवायु की बात करें तो ये जलवायु चेंजिंग होती है लगभग 30 वर्ष में, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होता है और जलवायु क्या होता है। उसके बाद में देखो ये हो गया निर्धारित करने वाले जो कारक है वो कौन से, जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक कौन है, निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। जलवायु को निर्धारित तो करते ही है, जैसे मान लीजिए किस पॉइंट पर आधारित है ये चीज जलवायु है, तो ये एक तो टेम्परेचर पे भी इसके अंदर काम आने वाला है, आर्द्रता भी काम आती है, वर्षा भी काम आती है, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर ध्यान रखना, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा। तापमान दाब, ठीक है, वायु का जो दाब है, आर्द्रता है, वर्षा है। ये जो आर्द्रता, वर्षा, दाब, तापक्रम, ये चीज है ना, ये निर्धारित करती है जलवायु को, किस प्रकार की जलवायु। मान लीजिए टेम्परेचर कम है, ठीक है, बहुत ही 0 डिग्री पर है, तो यहाँ पर जलवायु चेंजिंग होगी। दाब अगर ज्यादा है, कम है, तो मरुस्थल के अंदर मान लीजिए कम रहता है, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, जलवायु को बता रहा है। ज्यादा होते ही मरुस्थल चेंज हो जाएगा, ठीक है। आर्द्रता, नमी है वो बनी रहती है, कम है, ज्यादा है, ठीक है, वो भी इसके अंदर आता है। वर्षा की मात्रा, अगर मान लीजिए जैसलमेर सम क्षेत्र में वर्षा सबसे कम होती है, तो वहां पर अगर वर्षा अधिक हो जाए, ठीक है, वर्षा अगर अधिक हो जाए तो ये जलवायु चेंज हो जाएगी वहां पर, ठीक है। तो ये एक निर्धारित करते हैं तापमान, दाब, आर्द्रता और वर्षा, ये करते हैं जलवायु को निर्धारित। ये आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन आरपीएससी ने 2018 में पूछा है, ठीक है। 2018 में ये क्वेश्चन यहाँ से निर्धारित करने वाले जो कारक है वो पूछे हैं राजस्थान की जलवायु में। उसके बाद में देखो जलवायु जो जुलाई अगस्त है, जुलाई अगस्त में है ना मानसून आ जाता है, ठीक है। जुलाई अगस्त महीने में 60% वर्षा हो जाती है, 60% वर्षा हो जाती है, ठीक है। जुलाई अगस्त महीने में, जून के आधे महीने में स्टार्ट हो जाती है बारिश, ठीक है, मानसून आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में जुलाई पूरी जो जुलाई है, अगस्त है, लगभग अगस्त लास्ट तक है वो बारिश होती है। तो ये जो 2 महीने हैं इसमें 60% बारिश, कुल जो बारिश होती है राजस्थान का, उसका 60% बारिश है वो जुलाई और अगस्त महीने में हो जाती है राजस्थान के अंदर। उसके बाद में देखो जनवरी और दिसंबर महीने में मावठ होती है। मावठ क्या है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार है वो एग्जाम में पूछा गया है। मावठ क्या होती है, तो मावठ होती है दिसंबर और जनवरी महीने में। इसमें क्या होता है, मावठ क्या होती है, ठीक है, मावठ क्या होती है, ये जो सर्दियों के अंदर जो थोड़ी बहुत बारिश होती है ना, वही क्या है, मावठ है। और ये कहाँ से आती है, ये बारिश कहाँ से आती है, कहाँ से पानी उड़ता है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो दिसंबर जनवरी में मावठ होती है, ठीक है। सर्दी के अंदर बारिश होती है, थोड़ी बहुत बारिश होती है, कुछ एक बूंदे आती है, जिसे सुनहरी बूंद बोल सकते हो, गोल्डन ड्रॉप बोल सकते हो, इसके दूसरे नाम लिख लो, सुनहरी बूंदे। उसके बाद में गोल्डन ड्रॉप क्यों बोला जाता है, गोल्डन ड्रॉप इसलिए बोला जाता है कि ये फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। दिसंबर और जनवरी महीने में मावठ होती है, ये आती है भूमध्य सागर से विक्षोभ आते हैं। और भूमध्य सागर कहाँ पर है, पश्चिम में है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, उस वजह से ये मावठ होती है, ठीक है। सर्दियों में जो धुंध होती है उसी के साथ में बारिश आती है। दिसंबर जनवरी महीने में भूमध्य सागर से पानी आता है और भूमध्य सागर से एक चक्रवात उड़ता है, उसका जो पानी है या बारिश बोल सकते हो आप, वो जनवरी दिसंबर महीने में होती है और उसे पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम की तरफ से आती है, इसलिए पश्चिमी विक्षोभ बोला है। सुनहरी बूंदे, गोल्डन ड्रॉप, इसके बारे में थोड़ा सा आगे और जिक्र करेंगे हम, तो इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। देखो जलवायु को प्रभावित कौन कर सकता है,
जलवायु के अंदर रुकावट पैदा कौन कर सकता है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण कारक है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण कारक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा बार पूछा गया है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ कारक, सीधा ही लगा रहा हूँ प्रभावित कारक, प्रभावित कारक, प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं। एक नंबर पर लिखो राज्य की अक्षांशीय स्थिति। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अक्षांशीय स्थिति, आप समझ जाना। अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो अक्षांशीय स्थिति लगभग कर्क रेखा है, वहां पर 23.5 डिग्री है। उससे अगर हम ऊपर चले गंगानगर की तरफ है तो अक्षांश है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, अक्षांश है वो बढ़ता जाता है। तो वो जो अक्षांश बढ़ता जाता है वो क्या है, सूर्य से दूर चला जाता है। जब कर्क रेखा के ऊपर सूर्य होता है तो गंगानगर में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और लंबवत पड़ती है कर्क रेखा के ऊपर, जहां पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, ठीक है। तो वहां पर लंबवत पड़ती है सूर्य की किरणें और जो गंगानगर है वहां पर तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पर एक अक्षांश स्थिति काम कर रही है, ठीक है। 23.5 डिग्री से यहाँ पर अगर हम बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये चेंजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ेगी तो अक्षांशीय स्थिति में चेंजिंग होगा, चेंजिंग होगा तो वही क्या एक प्रभावित करने वाला कारक है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कारक लिखो, दूसरा कारक है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी मतलब कि हमारे से समुद्र है वो कितना दूर है राजस्थान से। समुद्र का कोई किनारा राजस्थान के नहीं लगता है, तो ये दूर है। बंगाल की खाड़ी भी दूर है, इधर अगर हम देखें तो कच्छ का रण है वो भी दूर है। तो ये दूरी है ना, उसी वजह से राजस्थान की जलवायु में चेंजिंग है, बदलाव है। देखो अगर समुद्र तल से दूरी नहीं होती, समुद्र जो तट है उसके पास में अगर हम होते तो क्या वहां पर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता, वायुदाब ज्यादा होता। तो ये वहां पर हमें सर्दी और गर्मी का पता भी नहीं चलता अगर हम समुद्र तट के पास में होते तो, ठीक है। तो इसीलिए हमें सर्दी और गर्मी दोनों का जो असर देखने को मिलता है उसका मुख्य कारण है समुद्र तट से दूरी, ठीक है। दूसरा कारक है। उसके बाद में देखो तीसरा, तीसरा है वो है धरातल व उच्चावच। धरातल व उच्चावच, इसको ध्यान से देखना। धरातल व उच्चावच ये क्या चीज है। धरातल व उच्चावच की बात करें तो देखो धरातल कहीं पर नीचा है, कहीं पर ऊंचा है। तो राजस्थान के अंदर पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में है ना मिट्टी के कण है, मिट्टी के कण है वो क्या है, मोटे हैं, मोटे है ना मिट्टी के कण। मोटे होने की वजह से रात में ठंडे जल्दी हो जाते हैं, रात में ठंडे और दिन में गर्म, दिन में गर्म। तो ये भी एक क्या है मुख्य जो कारक है जो प्रभावित करता है। देखो यहाँ पर जो धरातल है उसकी स्थिति के आधार पर बताया गया है। जैसे यहाँ पर पश्चिमी की तरफ बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू का कुछ भाग, इस क्षेत्र में क्या है कि जो मिट्टी है ना उसके कण मोटे हैं। अगर वो रात को ठंडे हो जाते हैं तो उसके बाद में दिन में लेट तक है वो गर्म नहीं होते। जैसे मान लीजिए 11-12 बजे के बाद में ये ठंडा होना स्टार्ट होंगे, मोटे कण है तो जल्दी से ठंडा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ठंडा होना स्टार्ट होंगे 10-11 बजे, उसके बाद में ये सुबह तक बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद में लगभग 8-9 बजे तक है ये गर्म नहीं होंगे, जब सूर्य निकल जाएगा तब भी गर्म नहीं होंगे, क्योंकि कण है वो मोटे हैं। तो वो गर्म होने में भी समय लेंगे और ठंडे होने में भी समय लेंगे। तो वो है धरातल उच्चावच। उसके बाद में देखो 4 नंबर बात है जो इसका मुख्य कारक है वो है अरावली पर्वत की अवस्थिति। अरावली पर्वत की अवस्थिति, अरावली पर्वत की अवस्थिति की बात करेंगे। देखो अरावली पर्वत की अवस्थिति, इसकी अगर बात करें अरावली की, तो अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है। एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ पठारी प्रदेश है, ठीक है। एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ क्या है, पठारी प्रदेश है। तो राजस्थान के अंदर ये दोनों तरफ जलवायु में भी चेंजिंग कर रही है, ठीक है। मतलब मरुस्थल है उस साइड में जो जलवायु है वो अलग है, शुष्क है, अर्ध शुष्क है। लेकिन पूर्वी साइड में अगर देखें तो आर्द्र है,
मिट्टी है वो कांप जलोढ़ है, लेकिन पश्चिम की तरफ सूखा पड़ा है। वो वजह है इसका अरावली पर्वत की अवस्थिति। अरावली जो पर्वत है ये राजस्थान को दो भागों में बांट रही है। राजस्थान को है ना दो भागों में बांट रही है, क्योंकि एक तरफ बहुत ज्यादा सूखा है, एक तरफ बहुत ज्यादा नदियां हैं, जलोढ़ है, कांप है। तो वो चीज है इसके अंदर अरावली पर्वत की अवस्थिति, जो एक प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु को। ठीक है, जलवायु में बहुत चेंजिंग हो रहा है अरावली के पश्चिम और पूर्व में। उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट रहेगा समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखो समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम बात करें तो अरावली है, अरावली है। दूसरा जो झालावाड़ है, झालावाड़ वहाँ पर बारिश किस वजह से ज़्यादा होती है? अरावली में सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होती है? क्योंकि इसका मुख्य कारण देखो समुद्र तल से ऊंचाई अधिक है, इसका मतलब वहाँ पर ठंड है वो ज़्यादा है, आर्द्रता है वो बनी रहेगी। ठीक है, आर्द्रता ज़्यादा रहेगी, इस वजह से बारिश भी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि समुद्र तल से एक तो झालावाड़ का पठार हाड़ौती वाला है ना झालावाड़, बारिश क्यों होती है? ऊंचा है, थोड़ा सा ऊंचा है समुद्र तल से। उसके बाद में अरावली, अरावली यहाँ पर बारिश से ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जब हम 165 मीटर ऊंचे जाएंगे, ऊंचा जो क्षेत्र है या ऊंचे जाएंगे, तो वहाँ पर 1 डिग्री टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में देखो जब हम कई लोग क्या करते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलता है कि कितने मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर में बदलाव होगा, तो ऑप्शन में मिलेगा 1 डिग्री टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा होगा, बराबर रहेगा, इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन कई लोग सीधा अनुमान लगाएंगे कि सूर्य ऊपर है, जब हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सूर्य के नज़दीक जाएंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, टेम्परेचर जब हम ऊपर जाएंगे तो कम होगा, ठंड अधिक है। ऊपर जाएंगे ना ठंड अधिक है, क्योंकि उसी के साथ में अरावली देख लो, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जहाँ पर ठंड सबसे ज़्यादा है। ठीक है, राजस्थान का बरकोयांश ऐसे ही नहीं बोला जाता क्योंकि बारिश सबसे ज़्यादा होती है, ठंड अधिक है, और जहाँ पर ठंड अधिक होगी वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी कई लोग ये सोच रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा या अधिक होगा, इसके लिए भी ध्यान रखना। जब हम 32 मीटर पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी के साथ में ये जो जानकारी है ये सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। जब हम 165 मीटर ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब 32 मीटर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, जमीन के अंदर जाएंगे, तो 1 डिग्री टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रभावित करने वाले कारक 5 बिंदु है, इसको आप ध्यान रखना, अच्छे से मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो प्राकृतिक वनस्पति की विषमता, तो जो प्रकृति की वनस्पति है उसमें भी चेंजिंग हो रहा है, तो वो भी एक क्या है यहाँ पर प्रभावित करने वाला कारक है, प्राकृतिक वनस्पति विभिन्नता, ये भी आप लिख लो। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। ये जो महत्वपूर्ण बात है वो प्रभावित करने वाला कारक सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। ठीक है, 1-2 बार सेकंड ग्रेड के अंदर ये पूछा गया है। उसके बाद में देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो मुख्य बिंदु है वो जो जलवायु से रिलेटेड है। देखो ये जो प्रभावित करने वाले कारक थे, अब राजस्थान की ऋतु हम देखेंगे, राजस्थान की ऋतु है वो हम देखने वाले हैं। ऋतु कितने प्रकार की है राजस्थान की? राजस्थान की ऋतु 3 प्रकार की लिख लो, राजस्थान की ऋतु है वो 3 प्रकार की लिख लो। पहली लिखो ग्रीष्म, ठीक है, पहली लिखो ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये क्या होती है ग्रीष्म ऋतु, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर आती है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, उसके बाद में आती है शीत ऋतु, शीत ऋतु। ये तीनों क्या चीज है? ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु है, ये तीनों क्या चीज है? देखो ग्रीष्म में गर्मी ज्यादा होगी, वर्षा में बारिश ज्यादा होगी और शीत में ठंड ज्यादा होगी।
तो ये जो पॉइंट है ग्रीष्म ऋतु वाला, इसको हम सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद में बारिश देखेंगे, फिर शीत देखेंगे, ठंडी शीतलहर देखेंगे। पहले देखो ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि ये जो पहले इसके महीने और लिख लो, ठीक है, मार्च से लेकर के मध्य जून तक है वो ग्रीष्म ऋतु है। जून तक होता है गर्मी, ठीक है। उसके बाद में जून जुलाई में बारिश स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ से लिखो जुलाई से बारिश कब खत्म होती है? सितंबर महीने में, ठीक है, सितंबर। यहाँ पर लिख लो अक्टूबर से फरवरी कर लो, फरवरी, क्योंकि फिर से मार्च आ जाएगा, ठीक है, फिर से मार्च आ जाएगा, फिर मध्य जून, फिर जुलाई सितंबर, फिर अक्टूबर फरवरी। ये इसका जो क्रम है ऋतु का वो भी आपको ध्यान रखना है। ग्रीष्म ऋतु मार्च मध्य जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई सितंबर, शीत ऋतु अक्टूबर और फरवरी तक, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु है उसके बारे में, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, तीनों चीज एक साथ में समझ में आ जाएगी, ठीक है। वो बात ये है कि ये ध्यान रखना, हमारा जो ग्लोब है उसके अंदर ये तीनों जो लाइन है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा परेशान करती है। ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन है। ये क्या है? 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा। उसके बाद में ये है मकर रेखा, मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री पर है, ऊपर नीचे, ठीक है। उसके बाद में देखो ये 0 डिग्री लाइन है। उसके बाद में देखो जब सूर्य है वो कहाँ पर होगा जब वर्षा होगी, सूर्य कहाँ पर होगा जब शीतलहर होगी। तो ये चीज समझने वाली है। कर्क रेखा राजस्थान के अंदर से गुजरती है 26 किलोमीटर, डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 जिलों के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है, ये आप जानते होंगे। उसके बाद में देखो ग्रीष्म ऋतु कहाँ पर होगी? जब ग्रीष्म ऋतु होगी तो टेम्परेचर अधिक होगा। जून जुलाई, जो मार्च अप्रैल जून का जो महीना है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी इसीलिए होती है जब सूर्य हमारे पास में होता है या हमारे ऊपर होता है, लंबवत होता है, तभी गर्मी है वो ज़्यादा होगी। अगर सूर्य हमसे दूर है तो वहाँ पर गर्मी है वो हमारे पास क्या होगी? कम होगी, ठीक है, गर्मी है वो कम होगी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में देखो कर्क रेखा है, ये है 21 जून है। और उसके बाद में मैं मकर रेखा पर क्या लिखूं? 22 दिसंबर लिख दूं, ठीक है। मकर रेखा 22 दिसंबर में, क्योंकि यहाँ पर जो कर्क रेखा है ये राजस्थान इतना सा आता है इसके अंदर। तो जब सूर्य यहाँ पर जाएगा तो हमसे बहुत दूर चला जाएगा, दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होगी, क्योंकि रात को वो यहाँ से गुजरेगा। तो यहाँ पर अगर 21 जून को सूर्य आता है तो टेम्परेचर अधिक होगा और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। ये कहाँ से चलता है? मैं 0 डिग्री लाइन से सूर्य को लेकर के चल रहा हूँ। ये 0 डिग्री लाइन है। जब 0 डिग्री लाइन पर है सूर्य तो तारीख लगभग कौन सी होगी? किस तारीख को सूर्य है वो 0 डिग्री लाइन पर होगा? तो ध्यान रखना 0 डिग्री लाइन पर एक तो 21 मार्च को, दूसरी तारीख मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 23 सितंबर, ठीक है। देखो सूर्य है ना, सूर्य ये 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पर है 21 मार्च को सूर्य ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। ये कर्क रेखा पर 21 जून को एकदम कर्क रेखा के ऊपर है वो चला जाएगा, ठीक है, कर्क रेखा के एकदम ऊपर है वो चला जाएगा। सूर्य कर्क रेखा पर होगा तब होगा 21 जून और दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, सबसे गर्म दिन होगा 21 जून। और 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय योग दिवस। और ये कब से मनाया जाता है? 2015 से, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। तो 21 मार्च को सूर्य यहाँ पर है, जब ऊपर की तरफ जाएगा 21 जून को कर्क रेखा पर जाएगा। 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो गया राजस्थान के अंदर और टेम्परेचर अधिक हो गया, रात छोटी हो गई। और 21 जून को दिन और रात बराबर है, ध्यान रखना, दिन रात बराबर है, दिन रात राजस्थान के अंदर क्या है? बराबर है दिन और रात राजस्थान के अंदर, ये आप ध्यान रखना। अब सूर्य 21 जून से वापस मुड़ेगा
तो ये भूमध्य रेखा पर आ जाएगा 23 सितंबर को। 23 सितंबर गया है ना अभी, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर था सूर्य। 23 दिसंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर था, तो दिन और रात क्या थे, बराबर थे। जब ये 21 मार्च को यहाँ पर था, तो इसको एक दिन बोलते हैं, इसको एक नाम दिया गया है, वो है दोस्तों दिन रात बराबर है। इसका मतलब बसंत विश्वत बोलते हैं इसको, बसंत विश्वत, ठीक है, विश्व। उसके बाद में देखो बसंत विश्व बोलते हैं। जब ये सूर्य वापिस कर्क भूमध्य रेखा पर आएगा 23 सितंबर को, तब इसको क्या बोलेंगे, ये तो बसंत विश्व बोल दिया हमने। तो 23 सितंबर को जब कर्क भूमध्य रेखा पर सूर्य आएगा, तो इसको बोलेंगे शरद विश्व। शरद क्यों बोलेंगे, शरद विश्व क्यों बोलेंगे वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब 23 सितंबर को आएगा, अब 23 सितंबर निकल गया, उसके बाद में क्या आ रही है, सर्दी आ रही है, ठंड आ रही है, शीत आ रही है, ठीक है, सर्दी आ रही है, तो ये क्या है, शरद विश्व है। क्योंकि ये जाता है, ये दूर जा रहा है हमसे 23 सितंबर के बाद में सूर्य, इसलिए ठंड हमसे बढ़ रही है। ये कहाँ पर जा रहा है, ये मकर रेखा की तरफ जा रहा है सूर्य। और मकर रेखा पर ये कब पहुंचेगा, ये मकर रेखा के ऊपर पहुंचेगा दोस्तों 22 दिसंबर को। ये यहाँ पर पहुंचेगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध यानी मकर रेखा से उत्तर की तरफ है, वो तो क्या होंगे, दिन छोटे हो जाएंगे, रात बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, दिन बड़ा हो जाएगा, रात छोटी हो जाएगी, ठीक है, दिन बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, और रात है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, रात छोटी हो जाएगी मकर रेखा पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब 22 दिसंबर से ये वापिस चलेगा तो वापिस आ जाएगा ये 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर। वापिस ये 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर आएगा, तो उसे बोलेंगे बसंत विश्व, यानी कि पत्ते झड़ जाएंगे और नए जो बसंत ऋतु वो स्टार्ट हो जाएंगी 21 मार्च के बाद में, ठीक है। 21 मार्च के बाद में फिर 21 जून को जाएगा कर्क रेखा पर, और 21 जून से फिर वापस 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर आएगा, फिर से ये 22 दिसंबर आ गया। तो इस तरह से ये चक्कर है वो चलता रहता है। सबसे बड़ा दिन राजस्थान के अंदर 21 जून को होगा, और सबसे छोटी रात होगी, और सबसे बड़ी रात है वो कब होगी, सबसे बड़ी रात यहाँ पर होगी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात हो जाएगी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इतना आपको समझ में आ गया तो बहुत सारा आप जलवायु के अंदर है वो सीख चुके हैं। उसके बाद में हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे देखेंगे राजस्थान के जो वार्षिक तापांतर है उसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में देखेंगे, ठीक है। राजस्थान का जो तापमान है वो कहाँ पर कितना है, सबसे ज़्यादा गर्म जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है, ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं तापमान, राजस्थान का जो तापमान है वो जलवायु में आता है, ठीक है। जलवायु का एक बिंदु है टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखो तापमान सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो लगभग टेम्परेचर कितना रहता है, 20 और 30 के बीच में रहता है, ठीक है, 20 और 30 के। उसके बाद में कई बार बढ़ जाता है, लेकिन औसत निकाले ना तो 30 के आसपास है। राजस्थान का औसत वार्षिक टेम्परेचर है वो 30 प्लस दे रखा है। यहाँ पर हमें देखना है 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद में देखो 38 डिग्री टेम्परेचर है। उसके बाद में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक मैं इस प्रकार से लिखा रहा हूँ, ऊपर का तीर है, इसका मतलब सर्वाधिक दैनिक तापांतर, दिनों का तापांतर सबसे ज़्यादा किसका है, तापांतर वाला स्थान देख लो। उसके बाद में सर्वाधिक दैनिक टेम्परेचर वाला जिला, ठीक है, ये स्थान है, ये जिला है। उसके बाद में न्यूनतम नीचे की तरफ है, इसका मतलब न्यूनतम दैनिक तापांतर किसका, स्थान देख लो, स्थान फिर जिला हो जाएगा। तो दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा किस स्थान पर है, तो वो स्थान है दोस्तों चूरू, ठीक है, वो स्थान है चूरू। और सबसे कम है माउंट आबू के अंदर सबसे दिनों का तापांतर है वो सबसे ज्यादा जिला है जैसलमेर, ठीक है, जिला है जैसलमेर, स्थान है माउंट आबू,
ये कम है ना, कम है माउंट आबू में, माउंट आबू में क्या है, कम है। उसके बाद में जिले की बात करें तो सबसे जो कम दैनिक तापांतर वाला जिला है वो है दोस्तों यहाँ पर दे रखा है डूंगरपुर। ये चेंजिंग हो गया, पहले अलग था, ये जो नई जो रिपोर्ट है ना उसके अनुसार डूंगरपुर है, ठीक है, डूंगरपुर है, ठीक है। दिनों का टेम्परेचर वाला जिला डूंगरपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले क्या था, यहाँ पर झालावाड़ आता था, अब है वो चेंजिंग हो चुका है, तो नया आंकड़ा है, उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है। कम दैनिक तापांतर डूंगरपुर जिले का है, सबसे कम दैनिक स्थान वाला माउंट आबू है। दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा है चूरू जिले का, और स्थान की बात करें, और सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर वाला जिला है वो है जैसलमेर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है वो है चूरू, वार्षिक तापांतर। अब हम वार्षिक तापांतर की देखेंगे, और न्यूनतम है वो हो जाएगा डूंगरपुर, ठीक है। सर्वाधिक ये है और न्यूनतम ये है न्यूनतम, ठीक है, और ये है सर्वाधिक, ये है वार्षिक की बात हो रही है, यानी वर्ष की बात हो रही है, न कि दिनों की बात तो यहाँ पर हो रही है। ये वार्षिक सर्वाधिक है वो है चूरू जिले का, और न्यूनतम है वार्षिक वो है डूंगरपुर जिले का। तो ये बात आप समझ गए होंगे। सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है दिनों का वो किस स्थान का है, तो वो है चूरू का। और सबसे ज़्यादा दिनों का तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो वो है जैसलमेर। सबसे कम दिनों का तापांतर वाला स्थान कौन सा है, वो है माउंट आबू। सबसे कम दिनों का तापांतर वाला जिला है डूंगरपुर। सबसे ज़्यादा वार्षिक तापांतर है वो किसका है, चूरू का है। स्थान की बात करें तो, जिले की बात करें तो वो हो जाएगा डूंगरपुर जिला। अब हम बात करेंगे जो वाष्पोत्सर्जन है, पानी की जो भाप बनती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनती है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की बात करेंगे, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसमें क्या होता है, पानी की भाप बन जाती है। पानी का क्या होता है, भाप, पानी की क्या बनती है, भाप, आर्द्रता हो जाती है। तो ये कहाँ पर होता है वाष्पोत्सर्जन, इसके बारे में देखेंगे। सर्वाधिक होता है जून महीने में, सर्वाधिक होता है जून महीने में, और जैसलमेर में सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। गर्मी सबसे ज़्यादा है जैसलमेर में, इसलिए पानी भाप जल्दी बनेगा, ज़्यादा बनेगा, वो हो जाएगा जैसलमेर। उसके बाद में देखो न्यूनतम दिसंबर में डूंगरपुर में, न्यूनतम है दिसंबर में, और डूंगरपुर जिले में सबसे कम है दिसंबर महीने में वाष्पोत्सर्जन, यह आप ध्यान रखना। आंधी है वो देखो, आंधी की बात करें राजस्थान में, आंधी वाला भी एक महत्वपूर्ण है, अभी 4th ग्रेड में पूछा गया था सबसे ज़्यादा आंधी किस जिले में चलती है, तो ये है जून महीने में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है वो है जून महीने में। और किस जिले में सबसे ज़्यादा आंधी चलती है, तो वो है गंगानगर, श्री गंगानगर है ना, उसका एक रिकॉर्ड है 27 दिन का, 27 दिन लगातार आंधी चली है श्री गंगानगर में एक बार, तो ये रिकॉर्ड तोड़ है। और उसके बाद में बात करें तो सबसे कम आंधी है वो कहाँ पर चली है, झालावाड़ में। सबसे कम आंधी है वो कहाँ पर चली है, झालावाड़ में, और वो भी झालावाड़ में 3 दिन ही चली है आंधी, और 27 दिन चली है श्री गंगानगर में। ये आंधी का भी रिकॉर्ड है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। उसके बाद में आते हैं दोस्तों, एक हवा है जो पूर्वाई बोली जाती है, पूर्वा बोला जाता है, पूर्वाई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, या पूर्वा लिख लो, इसको पूर्वा भी कहते हैं, पूर्वा, ठीक है। पूर्वा या पूर्वाई जो आंधी है ये कहाँ से आती है, तो ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आती है, ठीक है। ये आती है बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से आती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवा है वही क्या है, पूर्वाई है, बंगाल की खाड़ी। यानी कि इसको पूर्वाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पूर्व की तरफ से आती है राजस्थान में, पूर्व की तरफ से, और पूर्व की तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी है, तो ये बंगाल की खाड़ी से आएगी पूर्वाई, इसलिए इसका नाम पूर्वाई पड़ा है, ठीक है। मानसूनी हवाएं वो पूर्व पैर से, ठीक है। ये हो गया लू क्या है, लू आती है ना, लू बड़ी गर्म होती है, ठीक है, लू है वो लू चलती है, और ये कब चलती है, जब गर्मी होती है, तावड़े होते हैं ना, तावड़े टेम्परेचर अधिक होते हैं, तावड़ा, इसको लू है, इसको
जो टेम्परेचर अधिक होगा, तावड़े पड़ेंगे ना, तावड़े वो कब पड़ेंगे? जून महीने में, अप्रैल महीने में पड़ेंगे। तो ये लू कब चलती है? देखो ये लू चलती है ग्रीष्म काल में पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ आती है। जो रेगिस्तान है ना उस साइड से आती है, पश्चिम से पूर्व लिख रहा हूं मैं, पश्चिम से पूर्व तरफ, ठीक है। लू और तावड़े लिख लेना यहाँ पर, सीधी सी जो लैंग्वेज है वो है तावड़े। और ये कब चलेगा? जून में, जून अप्रैल, और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर अप्रैल महीने में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये है लू। लू के बाद में आती है डफर। डफर भी इसका विलोम है। डफर भी क्या है? इसका विलोम है। ये तो चलती है गर्मियों में, डफर चलती है सर्दियों में, ठीक है, सर्दियों में। तो सर्दियों में चलती है शीतलहर, शीतलहर, उसे ही क्या बोला जाता है? डफर चल रही है, ठीक है। डफर बहुत चल रही है, इसका मतलब सर्दियों में शीतलहर चल रही है, ठीक है। सर्दियों के अंदर जो धुंध आती है, धुंध के अंदर जो हवा चलती है वही क्या है? डफर है। डफर आ गया। उसके बाद में देखो बबूलिया। बबूलिया क्या है? बबूलिया ये क्या है? बबूलिया क्या है? तो बबूलिया की बात करें, ये बबूलिया है, ठीक है। बबूलिया है वो क्या आता है? ये ग्रीष्म काल में ही आता है, गर्मियों में आता है बबूलिया सबसे ज्यादा। और ये एक चक्रवात के रूप में गोल आता है, ठीक है। मरुस्थल के अंदर वायु भंवर चक्रवात बोल सकते हो इसको। मरुभूमि में, मरु लिख रहा हूं मैं, मरुभूमि में चक्रवात के रूप में आते हैं, ठीक है। और मरुस्थल में आते हैं गर्मी में, गर्मी में सबसे ज्यादा बबूलिया आते हैं, ठीक है। अगर आप बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू इन क्षेत्र से हैं तो आप अच्छे से जानते हैं बबूलिया क्या है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में बात करेंगे वर्षा ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु हो गया हमारा, ग्रीष्म में गर्मी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लू आती है। सर्दी वाला तो हमने एक डफर ही देखा है इसके साथ में, क्योंकि ये इसका विलोम है, अच्छे से याद रहता है, इसलिए हमने डफर एक साथ देखा है। अब आते हैं हम 2 नंबर पर, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु था ना हमारा 2 नंबर पॉइंट, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब स्टार्ट हो जाती है? वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है जून के मध्य से और सितंबर तक, ठीक है। जून महीने से लेकर के सितंबर तक, अगस्त सितंबर स्टार्टिंग तक आती है, सितंबर तक है वो बारिश होती है, बारिश होती है ना, जून से सितंबर तक, सितंबर मध्य तक। उसके बाद में देखो मानसून की खोज है वो किसने की थी? इसके साथ में एक महत्वपूर्ण पॉइंट दे रहे हैं, मानसून की खोज किसने की थी? मानसून की खोज। और एक बात और लिख लेना इसके साथ में ही, मानसून की तो खोज हो गई, फिर मानसून का अध्ययन किसने किया था? मानसून का अध्ययन किसने किया था? अध्ययन करने वाले फर्स्ट विद्वान लिख लो, विद्वान, ठीक है। फर्स्ट विद्वान कौन था? मानसून का अध्ययन करने वाला। तो मानसून की खोज तो है वो तो की थी हिप्पोलस ने, जो ग्रीक नाविक था, ठीक है। हिप्पोलस नाम आपने सुना होगा, हिप्पोलस, और ये ग्रीक नाविक था, ठीक है। ये हो गया। फिर मानसून का अध्ययन करने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो उसका नाम आता है अलमसुदी। अलमसुदी कब आया था? अलमसुदी कब आया था ये आप कमेंट में बताना। अलमसुदी है वो कब आया था, ठीक है। मानसून का अध्ययन करने वाले पहले विद्वान है अलमसुदी, और मानसून की खोज करने वाले हैं वो हिप्पोलस, ग्रीक नाविक था, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखना। फिर मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। मानसून है ये क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। और अरबी भाषा का एक शब्द था जिसके नाम पर ये नाम पड़ा है, वो था मौसिम नाम से बना है, ठीक है। मौसिम से क्या हो गया? मानसून हो गया। और इसका अर्थ क्या होता है मानसून का? मानसून का अर्थ होता है दोस्तों पवनों की दिशा। पवनों की दिशा है वो इसका अर्थ होता है, पवनों की दिशा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अर्थ होता है पवनों की दिशा मानसून का। मानसून शब्द का अर्थ है पवनों की दिशा, अरबी भाषा का शब्द है, मौसम से बना है। और मानसून का अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था अलमसुदी, और मानसून की खोज की थी हिप्पोलस ने, जो ग्रीक नाविक था। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में देखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। वर्षा ऋतु को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो बंगाल की खाड़ी से बारिश आती है, दूसरी आती है अरब सागर से। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में
क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो मैं आपको पहले ही बता दूं कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्षा ऋतु में ये पूछा जाता है कि सबसे पहले बारिश कहाँ से होती है, सबसे पहले, और दूसरा ये आता है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। अब मैं आपको बताऊंगा तो इन दोनों का आंसर आपको इसी में मिलेगा। वर्षा ऋतु है ये दो तरह की है, पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसको मैं लिख रहा हूं दक्षिणी पश्चिम मानसून, ठीक है। दक्षिणी पश्चिम मानसून है, इसको मैं बोल रहा हूं दो भागों में। एक तो हो गया इसके अंदर है दक्षिणी पश्चिम मानसून, एक तो लौटता हुआ मानसून है, दूसरा ये है कि जो मानसून चल रहा है, ठीक है। देखो इसको बंगाल की खाड़ी और दूसरा है अरब सागर की शाखा, इसको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी और दूसरा बोल रहा हूं मैं अरब सागर की शाखा, अरब सागर से। देखो राजस्थान के अंदर ना बारिश दोनों से होती है, बंगाल की खाड़ी से भी बारिश आती है, अरब सागर से भी आती है, ठीक है। अरब सागर से भी आती है और बंगाल की खाड़ी से भी राजस्थान के अंदर बारिश आती है, और दोनों हैं वो कहाँ से आते हैं, दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर से जो बारिश आती है, हिंद महासागर से जो हवाएं आती है वही क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। हिंद महासागर से दो तरफ से आते हैं, राजस्थान इंडिया है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है, नीचे से इस प्रकार से ना, तो ये यहाँ से आती है, यहाँ से हिंद महासागर से आती है, तो दो भागों में जाएगी, आधी इस तरफ चली जाएगी और आधी है वो इधर चली जाएगी, ठीक है। तो ये दो भागों में आ गई, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर अरब सागर कच्छ गुजरात वाला, ठीक है। तो ये त्रिभुजाकार होने की वजह से दक्षिण पश्चिमी मानसून दो भागों में डिवाइड होता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अब मैं इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले बारिश आएगी इसकी, क्योंकि ये नज़दीक है, सबसे पहले आएगी अरब सागर से, और सबसे ज़्यादा होगी बंगाल की खाड़ी से। क्यों होगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल खाड़ी से, ठीक है। सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। सबसे पहले राजस्थान के अंदर मानसून किस शाखा से आता है, अरब सागर से। दूसरा ये सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ से होती है, बंगाल की खाड़ी से। अब कई लोग ये करेंगे अरब सागर से आती है सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा बारिश होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो ये जो अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश होने की वजह से कम वर्षा, ये बात लिखी है कि बंगाल की खाड़ी से जो बारिश होती है वो कैसे होती है मैं आपको बता दूं। ये राजस्थान में क्या है, एक विषम चतुर्भुज है, ठीक है, ये है, ये राजस्थान पतंगाकार है ना, आपने देखा होगा राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार। राजस्थान के सामने परिचय हमने देखा था, उसमें देखा था पतंगाकार है। ये यहाँ से अरावली है, ये यहाँ से ऊपर से पतली है और नीचे से क्या चौड़ी है, ठीक है, ये अरावली है। अब बंगाल की खाड़ी तो इस साइड से है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आएगा तो चोटी तो बहुत ऊंची है ना अरावली की, और ये अरब सागर से आ रही है, ये अरब सागर से आ रही है। अब क्या हुआ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से जो बारिश आ रही है वो उसके आगे रुकावट बन गई, अरावली बन गई, अरावली रुकावट बन गई, तो यहाँ से ऊंचाई की वजह से बादल है वो नमी पकड़ लेंगे, आर्द्रता सबसे ज़्यादा हो जाएगी और ये बारिश इसी के पास में हो जाएगी। हाड़ौती क्षेत्र है, पूर्वी फटार है, सवाई माधोपुर के आसपास का क्षेत्र है, उसके बाद में बात करें कोटा बूंदी बारा का जो क्षेत्र है वहाँ पर बारिश हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि ये अरावली से टकराएंगे बादल, और टकराने के बाद में वही बादल आर्द्रता अधिक होने की वजह से, हाइट ज़्यादा होने की वजह से वहीं पर बरस जाएंगे। तो ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली बारिश अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश होने की वजह से कम वर्षा होती है इस साइड में, इस साइड में क्या होगी, कम वर्षा होगी, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ से आएगा अरब सागर की जो जलवायु है या अरब सागर की जो हवाएं है, बादल है, वो राजस्थान के अंदर तो सबसे पहले आएगी, क्योंकि ये तो यहाँ से मुड़ करके आएगी, ये तो यहाँ से मुड़ करके आएगी बंगाल की खाड़ी की, और ये सीधे जाएगी तो सबसे पहले पहुँचेगी राजस्थान के अंदर। अब देखो हमें ये देखना है कि अरब सागर से जो बारिश आएगी वो कहाँ से होते हुए कहाँ पर आएगी, कब आएगी, कब सबसे पहले आएगी, बंगाल की खाड़ी से कैसे आएगी, तो ये चीज़ हमें देखना है। तो ये अरब सागर से आती है, ये तीन भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। पहली आएगी वो आएगी केरल के मालाबार तट से, केरल में आएगी, केरल में आएगी सबसे पहले अरब सागर की जलवायु, ठीक है, मालाबार तट वर्षा,
मालाबार, ये यहाँ पर आएगी सबसे पहले अरब सागर की। उसके बाद में आएगी ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में यहाँ पर जो ताप्ती नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र है ना, वो लिख लो। ताप्ती और नर्मदा नदी का जो पानी आता है ना, या नर्मदा नदी का जो बहाव क्षेत्र है, वहाँ पर ये जाएगी अरब सागर की दूसरी शाखा। ये पहली शाखा है, ये दूसरी शाखा है, ये तीसरी शाखा है। तो ये मतलब राजस्थान के यहाँ से ये इस तरफ चली जाएगी, यहाँ से है ना, ये इस तरफ चली जाएगी अरावली से। तो यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं ताप्ती का या नर्मदा का जो बहाव क्षेत्र है, जो गंगा में लास्ट में मिल जाता है, तो वहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है कर्नाटका, यहाँ पर जो बारिश है वो अरब सागर की दूसरी शाखा से होगी। ठीक है, तीसरी शाखा में आएंगे हम। तीसरी शाखा में आएगा कच्छ, गुजरात। कच्छ गुजरात है वो तीसरी शाखा में आएगा। ठीक है, तीसरी शाखा में आएगा ये है सौराष्ट्र गुजरात। ठीक है, कच्छ गुजरात। अरावली के समान ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये बात हो गई। ये जो राजस्थान का मैप है, मैं थोड़ा सा इसको फिर से बना रहा हूँ यहाँ पर समझने के लिए। यहाँ पर समझेंगे ये पतंगाकार राजस्थान है। ठीक है, ये पतंगाकार राजस्थान है। ये यहाँ पर अरावली है। ठीक है, ये अरावली है। यहाँ से ये अरब सागर की शाखा जा रही है, अरब सागर का मानसून जा रहा है। तो जब आगे रुकावट आएगी नहीं, जब ये बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है तो ये अरावली से टकराता है, उसके बाद में बारिश होती है। लेकिन अरब सागर से जो शाखा जाएगी, जलवायु जाएगी, बादल जाएंगे, तो वो रुकावट है ही नहीं, यहाँ पर सीधा निकल जाएंगे अरावली के समांतर निकलेंगे आगे हरियाणा दिल्ली से क्रॉस करेंगे, फिर जाएंगे ये हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में एक ऊंचा सा स्थान है ना, धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जब कोई घूमने जाता है तो वो धर्मशाला क्षेत्र जरूर जाता है। ये जो धर्मशाला क्षेत्र है, वहाँ पर पर्वत है और उन पर्वतों से टकराएंगे, और उन पर्वतों से टकराने के बाद आधे जो बादल है वो तो वहाँ पर बरस जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कई बादल है वो वापस चले आएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, काफ़ी समय लगेगा। तो ये राजस्थान में लेट बारिश होती है अरब सागर की, और बंगाल की खाड़ी की होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये बादल अरावली के टकराने के बाद में ये दिल्ली से जो अभी जो अरावली के अंदर है ना, वो अलग अलग गलियारे दर्रे बने हुए हैं, तो उन दर्रों से ये बादल आएंगे और पश्चिम की तरफ आएंगे, बारिश सबसे ज़्यादा होगी। ये जो बादल है अरब सागर वाले, ये धर्मशाला जाएंगे, हिमाचल प्रदेश जाएंगे, वहाँ से टकरा करके वापस आएंगे, उसे बोलेंगे लौटता हुआ मानसून। वही था यहाँ पर जो प्रत्यावर्तन था ना बारिश का, तो वही था लौटता हुआ मानसून, जो अक्टूबर सितंबर के स्टार्टिंग में होता है, वही होता है लौटता हुआ मानसून। जो अरब सागर से बादल थे ना, वो वापस आते हैं हिमाचल प्रदेश से, तब बारिश होती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से जो बारिश आती है वो हमारे पास किस शाखा से इसका जो मानसून है या जल है वो हमारे पास आता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जून सितंबर महीने के बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान मानसून प्रवेश द्वार बांसवाड़ा है। ठीक है, यहाँ से कैसे हो गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, ये बांसवाड़ा से हो जाएगा। तो मानसून प्रवेश करेगा बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा सबसे पहला जिला आएगा ना अरब सागर का। उसके बाद में है राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़। राजस्थान का, ये इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, राजस्थान का चेरापूंजी है वो कौन सा है, झालावाड़ है। चेरापूंजी है वो कौन सा है, झालावाड़ है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में एक नोट लगा करके एक अच्छी सी बात लिख लो। अच्छी सी बात ये है, ये समझने के बाद में हम देखेंगे, एक नोट लगा करके एक महत्वपूर्ण बात रहती है। वो क्या है, वो ये है कि सर्वाधिक वर्षा और सर्वप्रथम प्रवेश, ये बात मैंने लिखी थी यहाँ पर। सर्वाधिक वर्षा ये होती है बंगाल की खाड़ी से, और ये होती है 90%। ठीक है, और सर्वप्रथम वर्षा अरब सागर से। ठीक है, और ये कितने परसेंट हो गई, बचा हुआ 10%। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ ले
कि बंगाल की खाड़ी से कितने परसेंट बारिश होती है राजस्थान में, 90% होती है। ठीक है, सबसे पहले बारिश राजस्थान में किस शाखा से होती है या किस मानसून से होती है, तो वो है अरब सागर के मानसून से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों आर्द्रता। आर्द्रता जो पॉइंट है ना, आर्द्रता, उसको देखेंगे। आर्द्रता क्या होती है, एक नमी होती है, मतलब आर्द्रता जो एक नमी से बनी रहती है। ठीक है, पानी चिपकता है ऐसे चमड़ी के, तो एक आर्द्रता या नमी बनी रहती है। ठीक है, तो वही आर्द्रता है। आर्द्रता की बात करें तो राजस्थान के थार में 1% आर्द्रता है गर्मी में। ठीक है, राजस्थान के थार में 1% नमी है, आर्द्रता है। ठीक है, आर्द्रता है। उसके बाद में देखो वायु गर्म अधिक होगी तो वाष्प ज़्यादा होगा। ठीक है, वायु गर्म होगी अधिक तो वाष्प क्या होगा, ज़्यादा। मतलब आपने पानी छोड़ दिया धूप के अंदर, ठीक है, ये पानी है, जब ऊपर से प्रकाश की जो किरण है वो ज़्यादा आएंगी, टेम्परेचर अधिक होगा, तो वो पानी है वो भाप के रूप में चला जाएगा ऊपर की तरफ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर है ही नहीं, तो वाष्प कैसे बनेगा, ये वाष्प कैसे बनेगा। ठीक है, ये वाष्प जब भी बनता है जब टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक है, टेम्परेचर अधिक होता है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। वायु गर्म होगी तो वाष्प है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद में देखो आर्द्रता का स्थान, सर्वाधिक आर्द्रता स्थान, आर्द्रता वाला स्थान, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू ध्यान रखना, माउंट आबू, माउंट आबू है वो स्थान है सर्वाधिक आर्द्रता वाला। उसके बाद में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला देख लेते हैं, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, ये तो स्थान था, अब जिला देखेंगे। जिला कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ था ना, झालावाड़। उसके बाद में देखो न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला। ठीक है, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है दोस्तों, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान है फ्लोदी, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, फ्लोदी जोधपुर। ठीक है, JDR लगा रहा हूं मैं। उसके बाद में देखो सबसे कम आर्द्रता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, जैसलमेर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। सर्वाधिक वर्षा वाला वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से 90%, सर्वप्रथम शाखा आती है मानसून की अरब सागर से। आर्द्रता की बात करें राजस्थान थार में 1% आर्द्रता है, और वायु गर्म सबसे ज़्यादा होती है, और तो वाष्प सबसे ज़्यादा होगा। आर्द्रता सबसे किस स्थान पर है, माउंट आबू में। सर्वाधिक आर्द्रता किस जिले में है, तो वो है झालावाड़ में। आर्द्रता वाला स्थान सबसे कम वाला स्थान वो फ्लोदी जोधपुर, सबसे कम आर्द्रता वाला जिला है वो है जैसलमेर। ये बात आप समझ गए होंगे। सर्वाधिक आर्द्रता महीना है अगस्त, सर्वाधिक आर्द्रता महीना हो जाएगा अगस्त। ठीक है, अगस्त महीने में आर्द्रता सबसे ज़्यादा होती है, तो महीना भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे बारिश की। मेन समस्या है राजस्थान के अंदर बारिश की। उसकी बात करेंगे वर्षा की। वर्षा बिंदु या पॉइंट लगा लो इसका। ठीक है, राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है, राजस्थान में एवरेज रेन कितनी होती है, औसत वर्षा राजस्थान में कितनी होती है, तो 57.5 लगा लो, 5 सेमी। ठीक है, ये सेमी में नापा जाता है बारिश को। ठीक है, 57.5 सेमी औसत वर्षा होती है राजस्थान के अंदर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने पहले लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बारिश वाला। देखो सर्वाधिक बारिश वाला स्थान है वो है माउंट आबू। सर्वाधिक, मैं यहाँ पर तीर ही लगा दूं, तीर का निशान, सर्वाधिक वर्षा स्थान, सर्वाधिक वर्षा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ मैं, न्यूनतम वर्षा स्थान। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा
वाला जिला, सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा वाला जिला, ये स्थान लगाओ यहाँ पर, स्थान जिला हो गया, ये वर्षा वाला न्यूनतम वर्षा वाला जिला, ठीक है। स्थान मैंने एक जगह लिखा है, जिला एक जगह लिखा है। अब सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है वो हो जाएगा दोस्तों माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू कितने दिन तक बारिश हुई है? एक रिकॉर्ड है 48 दिन का, 48 दिन लगातार माउंट आबू के अंदर बारिश हुई है, यह एक रिकॉर्ड है। सबसे कम जो वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान हो जाएगा सम, सम है ये जैसलमेर में। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? तो वो है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बारिश वाला जो जिला है वो है बांसवाड़ा। 40 दिन लगातार बारिश हुई है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में, ये नया आंकड़ा है, ठीक है। 40 दिन का रिकॉर्ड है। उसके बाद में आता है जैसलमेर, सबसे कम बारिश वाला जिला है जैसलमेर, जहाँ पर मात्र 5 दिन ही बारिश हुई है। जैसलमेर, जैसलमेर में कितने दिन बारिश हुई है? 5 दिन, 5 डेज बारिश हुई है। कितने सेमी हुई है? 18 सेमी हुई है। और ये जो बांसवाड़ा में हुई है ये कितने सेमी हुई है? सबसे ज़्यादा बारिश 95 सेमी, ठीक है, 95 सेमी। तो ये भी एक ध्यान रखना, सेमी वाला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है। औसत वार्षिक वर्षा देख ली हमने। राजस्थान वर्षा वाले दिनों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में बारिश हुई है 29 दिन, 29 दिन हुई है राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है, वो है वर्षा नापने वाला कौन सा यंत्र है, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, वर्षा नापने का यंत्र, उसे क्या बोला जाता है? वर्षा नापने का जो यंत्र है उसे बोला जाता है रेनोमीटर। रेनोमीटर यानी कि रेन यानी बारिश और बारिश मीटर को नापने वाला, ठीक है, वर्षा को मापने वाला, वर्षा मापने का यंत्र है, ठीक है, ये ध्यान रखना, रेनोमीटर है। जब बारिश है ना 0.25 सेमी भी बारिश हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्षा वाला दिन बोलते हैं, वर्षा वाला दिन। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, कितनी सेमी बारिश होने पर उसको वर्षा वाला दिन बोला जा सकता है? 0.25 सेमी अगर बारिश हो गई तो उसको वर्षा वाला दिन बोल सकते हैं, यह रेनोमीटर बोल रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जुलाई अगस्त महीने में 60% वर्षा हो जाती है। जुलाई अगस्त महीने में 60% बारिश हो जाती है। उसके बाद में जो बची हुई बारिश है वो जो माउट होता है, लौटता हुआ मानसून होता है, सितंबर महीने के अंदर, अक्टूबर महीने में वो होता है 40%, तो उसको लौटता हुआ मानसून आप बोल सकते हो, ठीक है। ये था बारिश के बारे में। और अब हम देखेंगे एक जो महत्वपूर्ण नाम आते हैं, 2-3 नाम आते हैं, ओलावृष्टि, ठीक है, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, खंडवृष्टि, ये नाम है, इसको हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। ये चारों नाम मैं एक साथ लिखूंगा और आप भी एक साथ समझना इस चीज़ को, क्योंकि फैक्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक तो है खंडवृष्टि। खंडवृष्टि क्या है? उसके बाद में आता है अनावृष्टि, अनावृष्टि, फिर आता है दोस्तों अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, एक बच गया ओलावृष्टि, ओलावृष्टि। ये क्या है? ये चारों जो पॉइंट है ना वो इतने महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर कंफ्यूज कर देते हैं। खंडवृष्टि क्या है, अनावृष्टि क्या है, अतिवृष्टि क्या है, ओलावृष्टि क्या है? सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो किस में होती है? खंडवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि, ये 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो कहाँ पर होती है बारिश, ये हमें देखना है। देखो, अगर सूखा अचानक तेज, ठीक है, खंडवृष्टि, अगर मान लीजिए स्थान सूखा है, स्थान है वो क्या है? सूखा है, और उसमें अचानक बारिश हो गई, अचानक वर्षा हो गई, उस स्थान को क्या बोलेंगे, या उससे जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे? खंडवृष्टि। कोई स्थान सूखा है उसमें अचानक बारिश हो गई, वह खंडवृष्टि। अनावृष्टि, अनावृष्टि में तो बारिश है ही नहीं, ठीक है। देखो,
वर्षा कम है तो वर्षा कम है, सूखा ज़्यादा होगा, सूखा ज़्यादा होगा। यह है अनावृष्टि। अतिवृष्टि में बारिश बहुत हो गई, अतिवृष्टि हो गई ना, तो 24 घंटे में बारिश सबसे ज़्यादा, 24 घंटे में बारिश ज़्यादा, वर्षा की मात्रा ज़्यादा, 20 से 30 सेमी तक बारिश हो जाती है अतिवृष्टि में। अचानक बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है अतिवृष्टि में। ओलावृष्टि तो आप जानते ही होंगे, ओले पड़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ओलावृष्टि में ओले गिरते हैं। ओले कब गिरते हैं? सर्दियों में, ठीक है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा ओले गिरते हैं ना, शरद ऋतु लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, शरद ऋतु में सबसे ज़्यादा ओले पड़ते हैं। और ये भी एक रिकॉर्ड है ओलावृष्टि का, जयपुर का। जयपुर में सबसे ज़्यादा पड़े हैं, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार जयपुर के अंदर ओलावृष्टि हुई है दोस्तों। ये एक रिकॉर्ड बना हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक जयपुर में है, और चक्रवात तूफान आते हैं, उस वजह से ओलावृष्टि हो जाती है। अब हम बात करेंगे 3 नंबर हमारा बिंदु रहेगा शीत ऋतु। शीत ऋतु वाला बिंदु अगर कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद में जो जलवायु को बांटने वाले वैज्ञानिक हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो शीत ऋतु लिख लो। शीत ऋतु कब से स्टार्ट हो जाती है? शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर से फरवरी तक, ठीक है। शीत ऋतु से फरवरी तक ये हमारी ऋतु हो जाती है शीत ऋतु। 3 नंबर ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ये 3 ऋतु है, लगभग 3-4 महीने तक चलती है। 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने लगा लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। लगभग ज़्यादा शीत ऋतु 3 महीनों में है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। उसके बाद में देखो इसको 2 भागों में बांटा है। एक तो मानसून प्रत्यावर्तन काल, एक तो है यहाँ पर लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून, अच्छा नाम है, लौटता हुआ मानसून, याद रहता है इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर। आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर प्रत्यावर्तन, मानसून प्रत्यावर्तन काल, मानसून प्रत्यावर्तन काल, ठीक है। आपको ये मिल सकता है, लौटता हुआ मानसून को मानसून प्रत्यावर्तन काल मिल सकता है। एक होता है दोस्तों शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वो किस महीने में हो सकती है? तो उसको शीत ऋतु ही बोल दो, उसको बोलेंगे शीत ऋतु। शरद सबसे ज़्यादा होती है, ठंड। अब ठंड में है ना, लौटता हुआ मानसून है, तो ये जो लौटता हुआ मानसून है इसमें गुलाबी सर्दी स्टार्ट हो जाती है, और अक्टूबर में गुलाबी सर्दी आती है, गुलाबी सर्दी, ठीक है। गुलाबी सर्दी ध्यान रखना, गुलाबी सर्दी अक्टूबर लौटता हुआ मानसून में आ जाती है। यह भी जो बारिश हुई थी ना पीछे, उसमें क्या हुआ था, वो लौटता हुआ मानसून था, उसके बाद में बारिश नहीं होगी, फिर माउंट वाली होगी, तो वही था लौटता हुआ मानसून। उसमें अभी जो ठंड है वो स्टार्ट हो चुकी है अक्टूबर के लास्ट में, तो ये गुलाबी सर्दी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लौटता हुआ मानसून है मावठ। मावठ क्या है? एक चीज़ है शीत ऋतु में मावठ, और सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है मावठ, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लो। मावठ क्या है? मावठ होती है दिसंबर जनवरी महीने में, दिसंबर जनवरी में। और ये कहाँ से आती है? ये आती है भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से हवाएं आती है, चक्रवात आता है, मानसून आता है, ठीक है। भूमध्य सागर से आती है, भूमध्य सागर हमसे पश्चिम की तरफ है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ये आरएस तक में पूछा जाता है कि मावठ है वो किस विक्षोभ या किस दिशा से होती है, किस वजह से होती है, तो वो है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मावठ होती है। और भूमध्य सागर मेन जो पॉइंट है, भूमध्य सागर इसका केंद्र बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से पानी उड़ता है। उसके बाद में सर्दियों में जो पश्चिम की तरफ से जो हवाएं आती है, पवन आती है, उसके साथ पश्चिमी विक्षोभ से चक्रवात के रूप में मावठ आ जाती है। थोड़ी बारिश होती है इसमें मावठ में। तो ये लाभदायक किस फसल के लिए है? लाभदायक है ना, ये लाभदायक है। मैंने कहा था ना मावठ के बारे में थोड़ा सा जिक्र और करेंगे, तो वो है रब्बी की फसल के लिए। और रब्बी की फसल में ये आप देख लेना, गेहूँ और चन्ना में, गेहूं और चन्ना अभी जो फसल है ना उसमें मावठ आएगी दिसंबर और जनवरी में, थोड़ी सी बारिश होगी, ठीक है, 1-2 दिन है वो झड़ रहेगा, ठीक है।
तो मावठ होगी दिसंबर जनवरी में। भूमध्य सागर से विक्षोभ आएंगे, पश्चिमी विक्षोभ हम बोलेंगे उसको। लाभदायक है ये मावठ रबी की फसल के लिए और गेहूं और चना के लिए सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन मावठ से पूछा गया है। उसके बाद में ये भूमध्य सागर से आती है, पश्चिमी विक्षोभ है, दिसंबर जनवरी में होती है। मावठ का मुख्य कारण है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम कारण लिखो, मुख्य कारण है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम ये क्या है, एक हवा आती है, ठीक है, जेट स्ट्रीम पवने। ये जो पवने हैं जेट स्ट्रीम, इसके साथ में है ना ये भूमध्य सागर से पानी आता है, या एक शीत ऋतु के अंदर एक बारिश आ सकती है, मानसून बोल सकते हो इसको। तो ये जेट स्ट्रीम हवाओं की वजह से भूमध्य सागर से पानी आता है, मावठ बोला जाता है। दिसंबर जनवरी महीने में राजस्थान में पहुंचता है और रबी की फसल के लिए लाभदायक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अब मैं आपको बता दूं एक चीज और, चने के लिए फेमस है। तो ये जो बात है वो देखो, बीकानेर में है ना मावठ से सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा मावठ है बीकानेर में होती है, ठीक है। उसके बाद में भारत की बात करें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा मावठ आती है। तो ये दोनों बातें ही वो आपको ध्यान रखनी है। रबी की फसल गेहूं चने के लिए जेट स्ट्रीम पवनों के लिए बीकानेर में सबसे ज़्यादा, पंजाब में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मावठ होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान का बरखोयांश किसे बोला जाता है। राजस्थान का बरखोयांश ये क्या है, माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांश बोला जाता है। ये है माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। माउंट आबू मैंने बहुत बार बोल दिया, लेकिन ये सिरोही में है, राजस्थान का बरखोयांश है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे, राजस्थान का बरखोयांश हो गया। फिर ये बरखोयांश क्या है, क्यों बोला जाता है इसको राजस्थान का बरखोयांश। ये है दोस्तों रूस के अंदर है बरखोयांश। एशिया का सबसे ठंडा स्थान है, ये रूस में है। वो रूस कहाँ पर है, एशिया में है। और एशिया का सबसे ठंडा स्थान, मतलब एशिया का जो सबसे ठंडा स्थान है ना बरखोयांश, जो रूस में है, उसके साथ तुलना की गई है माउंट आबू की कि राजस्थान का बरखोयांश कौन सा है, तो माउंट आबू है सिरोही के अंदर। तो ये एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, आप ये सीधा देख लेते हैं राजस्थान का बरखोयांश। तो बरखोयांश आपको पता ही नहीं क्या है, तो ये एक रूस के अंदर एक ऐसा स्थान है बरखोयांश जो एशिया का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में देखो, शीतकाल में जमने वाली जो एकमात्र झील है वो है नक्की झील सिरोही में, ठीक है। शीतकाल में, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा गया है। शीतकाल में प्रश्न है एक, ठीक है। शीतकाल में जमने वाली एकमात्र झील वो है नक्की झील, जो नाखूनों से खोदी है देवताओं ने, ठीक है। नक्की झील सिरोही में है, ठीक है, सिरोही में है नक्की झील। शीतकाल में जमने वाली एकमात्र झील है, क्योंकि ये अधिक ऊंचाई पर है। अधिक ऊंचाई पर होगी तो टेम्परेचर कम होगा, बारिश ज़्यादा होगी, सर्दी ज़्यादा होगी, इसलिए नक्की झील वहाँ पर जम जाती है, बर्फ जम जाती है नक्की झील में। और नक्की झील है वो नाखूनों से खोदी गई है देवताओं के द्वारा, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया शीतकाल में जमने वाली एकमात्र नक्की झील है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। दूसरा इंपॉर्टेंट इसको लगा लो, राजस्थान का बरखोयांश क्या है और लाभदायक किसके लिए है माउंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के जलवायु प्रदेश की, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और छोटी सी ध्यान देख लेना, ठीक है। मौसम से डिपार्टमेंट जो इसकी जो शाखा है, केंद्र है, हेडक्वार्टर है, वो पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। राजस्थान के अंदर हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया है, देखो भारतीय जो मौसम विभाग है ना, भारतीय मौसम विभाग उसने एक शाखा बना रखी है राजस्थान में। भारतीय मौसम विभाग ने एक शाखा बना रखी है राजस्थान में एक शाखा बना रखी है जयपुर में। तो राजस्थान का मौसम विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया, जयपुर में। यह है हेडक्वार्टर राजस्थान का, ये बात हो गई। उसके बाद में है विषम जलवायु प्रदेश, वो है उदयपुर।
उदयपुर है वो है विषम जलवायु प्रदेश। ये पहला बिंदु था, ये दूसरा है। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा राजस्थान में एक वेधशाला बनाई गई है, हेडक्वार्टर बनाया गया है, वो कहाँ पर है? जयपुर में है, ठीक है, वेधशाला। ये हो गया। उसके बाद में विषम जलवायु प्रदेश है वो है उदयपुर, ठीक है, विषम जलवायु प्रदेश है वो है उदयपुर। फिर है दोगड़ा, मानसून से पहले। ये दोगड़ा क्या होता है? दोगड़ा, दोगड़ा मतलब है मानसून से पहले वर्षा, मानसून से पहले वर्षा। अभी जयपुर के अंदर जो बांध है उसमें करवाई गई थी ना, जो बारिश करवाई गई थी जबरदस्ती, तो मानसून से पहले ही वर्षा थी, वो दोगड़ा था। उसके बाद में देखो वर्षा सबसे ज़्यादा होगी तो परिवर्तनशीलता है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, वो जैसलमेर में होगी। वर्षा सबसे कम होगी तो परिवर्तनशीलता झालावाड़ में कम होगी। परिवर्तनशीलता का मतलब क्या है? बारिश कम है और टेम्परेचर अधिक है, ठीक है, वर्षा कम है, टेम्परेचर अधिक है, तो ये एक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ये एक परिवर्तन हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो वो हो जाएगा जैसलमेर में। सबसे कम बारिश कम है, टेम्परेचर भी कम है, तो वो हो जाएगा झालावाड़, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के जलवायु प्रदेश के बारे में, किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या बांटा है, किसको क्या नाम दिया गया है राजस्थान के अंदर, ये बात हम देखेंगे। अब शीत ऋतु को हटा दो, ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे राजस्थान के जलवायु प्रदेश की, जहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का जलवायु प्रदेश, यहाँ पर प्रदेश लगा लो। इसको मुख्य रूप से वैज्ञानिकों ने 4 भाग में बांटा है। वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। बड़ा इजी तरीके से कम समय में मैं आपको बताऊंगा, जो साइंटिस्ट थे ना उन्होंने अलग अलग तरीके से बांट रखा है। तो देखो पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा? शुष्क का मतलब सबसे ज़्यादा शुष्क है, गर्मी ज़्यादा है, तो जैसलमेर लिख लो, जैसलमेर। अब आपसे पूरी बात मैं आपको बता दूं, जैसलमेर आएगा तो जैसलमेर के साथ में जोधपुर की थोड़ी सीमा लगती है, तो जोधपुर का पश्चिमी क्षेत्र हो गया। फिर बाड़मेर की कुछ सीमा लगती है, बीकानेर की कुछ सीमा लगती है, तो उनका थोड़ा थोड़ा भाग आएगा, तो वो भी इसके साथ में आप देख लेना, शुष्क जलवायु प्रदेश में आ जाएगा। बीकानेर का पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा, जोधपुर का पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा, तो वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो वनस्पति कैसी है, वनस्पति लिख लो, एक लिख लो यहाँ पर मिट्टी, मिट्टी लिख लो। जलवायु तो हमने देख ली शुष्क है, ठीक है। वनस्पति कैसी है? मृदभिद प्रकार की वनस्पति है शुष्क जलवायु प्रदेश में। मिट्टी हो जाएगी भूरी रेतीली, भूरी रेतीली है ना, एकदम मिट्टी भूरी रेतीली है, ठीक है। मृदा इसको बोलते हैं एंटीसोल, वैज्ञानिक नाम है वो है एंटीसोल, एंटीसोल शुष्क मिट्टी, ठीक है। एंटीसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, उसके बाद में जो ये 5 प्रकार के बेनेट ने बताया था 1991 में, इसके बारे में भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये 2 नंबर है, इसके बारे में अलग से क्लास अपलोड कर रखी है। शुष्क जलवायु प्रदेश हो गया जैसलमेर, और इसका जो मेन जो प्रतिनिधि करने वाला जिला है वो है जैसलमेर, ठीक है। शुष्क के बाद में आता है दोस्तों अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में कौन से आएंगे? जैसलमेर से आगे बढ़ो पूर्व की तरफ, अरावली की तरफ, तो इसमें कौन से जिले आएंगे? बीकानेर, बीकानेर, गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, जोधपुर का कुछ क्षेत्र इसके अंदर आ जाएगा अर्धशुष्क में, ठीक है। ये आ गए। उसके बाद में यहाँ पर जो 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 वनस्पति है ना वो कौन सी है? तो वो है स्टेपी प्रकार की, और मिट्टी रेतीली भूरी है, ठीक है। मिट्टी तो रेतीली भूरी है, यही है। वनस्पति लिख लो, वनस्पति स्टेपी प्रकार की, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। स्टेपी, स्टेपी प्रकार की जलवायु वनस्पति है अर्धशुष्क क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें इसी क्षेत्र में है, खारे पानी की झीलें इसी क्षेत्र में है, तो ध्यान रखना, ठीक है।
अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। वनस्पति स्टेपी, सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें हैं वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में है। अब बात करेंगे 3 नंबर पॉइंट की, ठीक है। 4 भागों में बांटा गया था इसको, 5 भागों में, ठीक है। ये एक अत्यंत रोग है ना आड़ोती वाला, वो भी ध्यान रखना है। यहाँ पर 5 प्रकार है, ठीक है। तो शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र और है इसमें। अति आर्द्र वो आड़ोती का भाग है, तो वो ध्यान रखना, 5 भाग है। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क, फिर उपाद्र लिखो, उपाद्र जलवायु प्रदेश। इसमें आएगी दोस्तों अरावली। अरावली, अरावली में जो भी भाग है ध्यान रखना वो इसके अंदर आएगा। वनस्पति, वनस्पति पतझड़, पतझड़ या पर्वतीय बोल सकते हो, पर्वतीय। और सघन, सघन पतझड़ भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। ये उपाद्र है ना, ये वीरल है, वीरल है, ये वीरल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वनस्पति पतझड़ ध्यान रखो, पर्वतीय है। और वनस्पति आ गई, सबसे ज़्यादा खारे पानी की है बीकानेर क्षेत्र, मैंने बता दिया अरावली। 4 नंबर लिखो, 4 नंबर उपाद्र से आद्र। आद्र में कौन सा आएगा? अरावली का पूर्वी क्षेत्र ना वो आएगा। आद्र जलवायु प्रदेश में आ जाएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, करौली, सवाई माधोपुर, और उसके बाद में एक और बच गया ना, दौसा, दौसा, ठीक है। ये क्षेत्र आएगा आद्र में। और वहां पर वनस्पति क्या हो जाएगी? पतझड़, पतझड़ सघन हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा क्या होगा? पतझड़ हो जाएगा, पतझड़, पतझड़ सघन, ठीक है, पतझड़ सघन है। 5 नंबर पर देखो अति आर्द्र, अति आर्द्र प्रकार की जलवायु है, ठीक है। अति आर्द्र में कौन से आएंगे? हाड़ौती का जो क्षेत्र है, हाड़ौती में कौन से आते हैं? कोटा बूंदी बारा आता है, ठीक है। हाड़ौती का पूरा क्षेत्र इसमें आता है। उसके बाद में अति आर्द्र में माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो भी आएगा। प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, ठीक है, डूंगरपुर है। और उसके बाद में जो भी अति आर्द्र में है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। ये था वैज्ञानिकों का मुख्य प्रकार से जो 5 प्रकार से राजस्थान की जलवायु को बांटा गया था, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में जो कई साइंटिस्ट हैं उन्होंने बकवास की है, तो वो भी हम देखेंगे, वो भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखो मिट्टियों का अध्ययन भी किया था, उसके अंदर जो क्लास थी उसके अंदर मैंने पूरी चीज़ बताई थी। मिट्टी के प्रकार हैं, वो कई प्रकार से हैं। उसके बाद में देखो एक आता है व्लादिमीर कोपेन का वर्गीकरण, पहला साइंटिस्ट है व्लादिमीर, ठीक है, व्लादिमीर कोपेन, कोपेन, व्लादिमीर कोपेन है। इन्होंने इसका जो जलवायु का जो वर्गीकरण है वो किया था 1918 में विश्व का किया था। और भारत का भी इन्होंने किया है, राजस्थान का भी किया है, विश्व का इन्होंने तीन भागों में किया है। विश्व का 3 भागों में जलवायु बांटा है, इन्होंने वर्गीकरण किया था, ठीक है। भारत का 5 प्रकार से और अपने राजस्थान का 4 प्रकार से, ठीक है। व्लादिमीर कोपेन है, इन्होंने विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया था 3 भागों में, भारत का किया था 5 भागों में, राजस्थान का किया इन्होंने 4 भागों में, ठीक है, बीच में डाल दिया राजस्थान को। अब इसने क्या क्या नाम दिया इसको? इसने जो आधार माना है वो माना है वनस्पति का, आधार माना है वो है वनस्पति का, आधार वनस्पति का है। देखो ये कोपेन है, ठीक है, कोपेन है, तो इन्होंने आधार तो मान लिया इसका वनस्पति का, और 4 भाग बता दिए इन्होंने। ABCDE का यूज किया इसने, ABCDE तक यूज किए हैं, ठीक है। अब पहला भाग आता है इसका शुष्क उष्ण मरुस्थल जलवायु प्रदेश, शुष्क उष्ण उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश, ठीक है। ये है शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। व्लादिमीर कोपेन ने पहला भाग राजस्थान की जलवायु का यह दिया है। इसका
इंग्लिश में इसने नाम दिया है BWHW, BWHW, ठीक है। और इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा? जैसलमेर, जैसलमेर आएगा। इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला भी जैसलमेर ही है, ठीक है। जैसलमेर, बीकानेर, सॉरी इसके अंदर प्रतिनिधित्व कर रहा है बीकानेर, 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 और ये कर रहा है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि माना है इन्होंने बीकानेर को, ठीक है। 2 नंबर पर आ जाओ। 2 नंबर पर आएगा अर्धशुष्क, अर्धशुष्क, ठीक है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, इसका नाम दिया है इन्होंने, इसका नाम दिया है BSHW, BSHW। BWHW तो शुष्क का है और BSHW है वो अर्धशुष्क है, BSHW ये नाम दिया है इन्होंने। इसमें कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? BSHW में आ जाएगा सीकर, झुंझुनू, चूरू, शेखावाटी। मैं शेखावाटी लिख रहा हूँ यहाँ पर, शेखावाटी, ठीक है। शेखावाटी आ जाएगा और शेखावाटी के साथ में नागौर, जयपुर आ जाएगा, नागौर, जयपुर। और प्रतिनिधि कौन सा कर रहा है? नागौर कर रहा है, ठीक है। फिर 3 नंबर पर आ जाएगा अर्धशुष्क के बाद में उप आर्द्र, उप आर्द्र। इसने तो क्या किया है, जो वैज्ञानिक तरीके से बांटा गया था उसी हिसाब से लिखा है। उपार्द्र जलवायु प्रदेश, इसको नाम दिया है, थोड़ा सा इंग्लिश में जो नाम दिया है ना वो ध्यान रखना, CWG, CWG नाम दिया है, ठीक है। और उपार्द्र में कौन सी आएगी? जो अरावली से पूर्व की तरफ है, अरावली तो यहाँ पर आ गई ना शेखावाटी के अंदर, इसमें आएगा दक्षिणी पूर्वी, अरावली से दक्षिणी पूर्वी, अरावली से दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी। इसमें कौन से क्षेत्र आएंगे? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, ये क्षेत्र आएंगे उपार्द्र में, ठीक है। उसके बाद में प्रतिनिधि कर रहा है यहाँ पर टोंक, इसमें तो सभी है, इसमें तो क्या है? सभी है, लगभग जो बच्चे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर को छोड़ करके वो सभी है। सबसे बड़ा लिख रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा, वो प्रतिनिधि कर रहा है टोंक। उसके बाद में 4 नंबर पर आते हैं इसके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जलवायु प्रदेश, ठीक है। ये क्या है? इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा? इसमें आ जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है वो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के अंदर आएगा। प्रतिनिधि कर रहा है इसका डूंगरपुर, ठीक है। ये था व्लादिमीर कोपेन। किताब में आपको बहुत सारा बड़ा मिलेगा, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है, ठीक है। उसके बाद में देखो 2 नंबर पर आता है, 2 नंबर पर एक और है जिन्होंने यहाँ पर लिख करके चला गया और उसको भी निपटाएंगे, थॉर्नवेट, थॉर्नवेट, ठीक है। थॉर्नवेट है, थॉर्नवेट ने क्या किया? थॉर्नवेट है, इसने 1931 में, 1931 में ये वर्गीकरण किया था। और वर्गीकरण किस आधार पर किया था इसने? तो इसने आधार माना था, उसने आधार क्या माना था? वनस्पति माना था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आधार वाला पूछा जाता है। व्लादिमीर कोपेन ने किसका आधार माना है जलवायु वर्गीकरण के अंदर, ठीक है। तो व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति का माना है और थॉर्नवेट ने माना है देखो वर्षा का, तापमान का और वाष्पीकरण का। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वाष्पीकरण, वर्षा, टेम्परेचर, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, वर्षा और वाष्पीकरण, वर्षा और एक आ जाएगा तापक्रम या तापमान को मानना है, ठीक है। यह है तापमान, ठीक है, तापक्रम लिखता है, ठीक है। वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान को देख करके थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो अब इसके भी 4 भाग हैं, इसके भी 4 भाग हैं। इन्होंने वनस्पति का आधार माना है, थॉर्नवेट ने वर्षा और तापमान और वाष्पीकरण को आधार माना है 1931 में, 1918 में, ये 1931 में कर रहा है। इसके 4 भाग कौन कौन से हैं? तो इसके 4 भाग मैं मिटा करके लिखूँ या पहले लिख दूँ? ठीक है, पहले ऊपर लिख दूँ, यहाँ पर लिख दूँ, तीनों फिर एक साथ देख लेंगे।
इसका पहला है उष्ण मरुस्थलीय, इसका लिख रहा हूं मैं उष्ण मरुस्थलीय, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान रखना। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में ये तीनों ने क्या किया, जैसलमेर को डाला है। तो इन्होंने जैसलमेर डाल दिया, इसका नाम दे दिया उसने इसका नाम बताया ना मैंने, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का। इंग्लिश में नाम नहीं बताया, ठीक है, AW नाम था इसका, AW। ये इसने नाम दिया है EAD, और इसमें आएगा जैसलमेर, जैसलमेर। और प्रतिनिधित्व भी जैसलमेर जिला ही कर रहा है, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी। उसके बाद में आता है अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसको नाम दिया इसने इंग्लिश में DB-W। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा, इसमें आएगा हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, यह क्षेत्र आएगा 2 नंबर में। 3 नंबर दिया इसने उष्ण आर्द्र जलवायु, ये दोनों नाम एक साथ दे दिए, सॉरी उष्ण आर्द्र है, उष्ण आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसको इंग्लिश में इसने नाम दिया है DAW, यहाँ पर EAD था, ये DBW था, यहाँ पर DAW कर दिया, B की जगह A कर दिया, और इसमें क्षेत्र डाल दिया इसने उष्ण आर्द्र जलवायु में सीकर, झुंझुनू। ठीक है, सबसे बड़ा नाम दिया है इसको, सबसे बड़ा है, इसमें बहुत सारे जिले आएंगे, सबसे बड़ा है। और है सबसे बड़ा के अंदर मतलब अरावली के नज़दीक जितने भी जिले हैं वो इसमें डाल दो, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा है, राजसमंद है, उदयपुर है, अजमेर है, और सवाई माधोपुर का कुछ भाग है, तो ये इसमें आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सीकर का कुछ भाग है, झुंझुनू का है, JNN कर रहा हूँ, जयपुर कर रहा हूँ, ये भाग है सबसे बड़ा। 4 नंबर पर देखो, 4 नंबर पर आएगा दोस्तों उप आर्द्र का इसने नाम दिया है, उपाद्र का इसने नाम दिया है CAW, ठीक है, CAW नाम दिया है। और इसमें आएगा जो बच गए ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसका प्रतिनिधि कौन कर रहा था उष्ण आर्द्र जलवायु के अंदर, इसका प्रतिनिधि कर रहा था अजमेर, इसका प्रतिनिधि कर रहा था अजमेर। ठीक है, उपाद्र का प्रतिनिधि कौन कर रहा है, डूंगरपुर। ठीक है, इसका प्रतिनिधि कौन कर रहा है, डूंगरपुर, ये इसका प्रतिनिधि कर रहा है CAW, उपाद्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो त्रिवार्था वर्गीकरण, ये त्रिवार्था हो रहा गया इसमें, ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में यहाँ पर लिख रहा हूँ त्रिवार्था। ठीक है, त्रिवार्था नाम देखो, त्रिवार्था का वर्गीकरण इसने भी राजस्थान की जलवायु को है ना 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में इसने किस किस को बांटा है, देखो पहले नंबर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, जिसमें जैसलमेर को डाला है। ठीक है, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये है, इसमें जैसलमेर डाल लो, प्रतिनिधित्व भी जैसलमेर ही कर रहा है। इसका नाम दिया इसने BWH, ये नाम दिए, जैसलमेर लगा रहा हूँ। ठीक है, 2 नंबर पर मैं लिख रहा हूँ उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंध, उष्ण एवं अर्ध उष्ण जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा, और इसका इंग्लिश में नाम क्या दिया है इसने, उष्ण एवं अर्ध उष्ण जलवायु का नाम दिया है, इसने नाम दिया है BSH, ये नाम दिया है। और इसमें अर्ध शुष्क में जो भाग आता है ना,
वही भाग इसमें आएगा। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, सीकर, झुंझुनू और नागौर, अजमेर, ये सभी क्षेत्र है इसके अंदर। प्रतिनिधि कर रहा है इसका नागौर। तो यहाँ पर मैं नागौर पहले लगा रहा हूँ, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, जयपुर है, दौसा है और अजमेर का कुछ भाग है। ये क्षेत्र है वो उष्ण एवं अर्धउष्ण जलवायु प्रदेश के अंदर बांटा है। फिर दो नंबर आ गया। 3 नंबर पर देखेंगे उष्ण के बाद में आता है अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु। अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु, ये इसका तीसरा वर्गीकरण है। ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम दिया इसने ट्रिवार्था ने CAW। ठीक है, CAW नाम दिया है। पूर्वी जयपुर है, इसमें आएगा अलवर, जयपुर का कुछ भाग आता है, भरतपुर आता है, धौलपुर आता है और करौली आता है। ठीक है, करौली आता है, सवाई माधोपुर आता है। ये क्षेत्र ना वो आता है अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु में ट्रिवार्था के अनुसार। ठीक है, 4 नंबर देखो, 4 नंबर है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम दिया इसने AW और इसमें आ जाएगा हाड़ौती। ठीक है, इसमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, ये क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र में AW में। ठीक है, अब प्रतिनिधि कर रहा है इसका डूंगरपुर, ये प्रतिनिधि कर रहा है। प्रतिनिधि जिला कौन सा है, वो है डूंगरपुर। ये था, पहला था व्लादिमीर कोपेन के अनुसार 4 प्रकार से, फिर था थार्नवेट के अनुसार 4 प्रकार से, उसके बाद में आता है ट्रिवार्था का वर्गीकरण, इसका भी 4 प्रकार से है। जो मैंने आपको बताया वही एग्जाम में पूछा जाएगा, अन्य आपको इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश थार्नवेट के द्वारा, EAD जैसलमेर अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में DBW आ जाएगा। ठीक है, उष्ण आर्द्र जलवायु में DAW आ जाएगा, उपाद्र में CAW आ जाएगा। यह था उष्ण कटिबंधीय आर्द्र में आ जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, AW बोला जाता है इसको। यह थार्नवेट के द्वारा था। ट्रिवार्था के द्वारा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश BWH है, उष्ण एवं अर्ध उष्ण है वो दे रखा है BSHW, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु है वो है CAW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है AW। तो अब हमारा टॉपिक है वो जलवायु वाला यहाँ तक था, यहाँ तक कंप्लीट किया हमने। ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी जलवायु वाला टॉपिक है, इसको लोग बहुत सारे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो क्लास है वो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर बताना। ठीक है, और सेकंड ग्रेड वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो मैंने साथ साथ बताए हैं, उसी के साथ में राजस्थान जीके को हम टॉपिक वाइज है वो धीरे धीरे कवर करने वाले हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहे। पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। अगला 5 नंबर टॉपिक लेकर के आ रहे हैं नए क्लास में। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। क्वेश्चन भी साथ साथ अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर भी अपनी वोटिंग जरूर करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।